नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के भीतरघात की और इस डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी के जो नेता मैदान में उतरे हुए हैं, या तो वे इतने सक्षम नहीं हैं कि वे इन भीतरघातियों को मना पाएँ और इस सब का जो असर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के परफॉर्मेंस पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस इस सब के बीच मज़े भी ले रही है, परंतु अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, इंदौर की, तो यहाँ पर कांग्रेस सख्ते में है और सबसे बड़ी कठिन सीट इस समय भोपाल हो गई है। ये ऐसी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है जहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने संघ समर्थित प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारकर जो नहले पे दहला वाला दाव चला है वो अपने आप में सारे समीकरणों को उलट पुलट कर रहा है। इस पर चर्चा की शुरुआत करें और उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस चर्चा में भाग लेंगे। मैं बात करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं चेतन सिंह जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मैं बात करूं अगर सपाक्स की, तो सपाक्स से हरिओम गुप्ता जी रहेंगे, वो यहाँ सपाक्स का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रहेंगे अरुण पटेल जी, नमस्कार, वो इन सभी दलों की समीक्षा अपने विवेक से करेंगे दर्शकों के सामने। सबसे पहला सवाल यहाँ पर चेतन जी आपसे कि एक तरफ बीजेपी विधानसभा का चुनाव अभी कुछ ही महीने पहले हारी है और अब लोकसभा में भी हालात जो हैं वो सुधरते नज़र नहीं आ रहे हैं। भीतरघात, बागी, बहुत सारे जो शब्द हैं जो एक टीम को तोड़ते हैं, वो कुछ गतिविधियाँ नज़र आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रकाश जी, हर पार्टी में ये आचरण देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में भी आचरण कोई नई बात नहीं है, पिछले चुनाव में भी था, विधानसभा में भी था। लेकिन ये देश और प्रदेश दोनों की जनता जानती है कि ये चुनाव राष्ट्र के लिए है, राष्ट्रवाद के लिए है, राष्ट्रीय ताकतों को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए। मुझे लगता है इस तरह के जिन लोगों ने भी मंसूबे पाले हैं कि उनके करने और नहीं करने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कद और कैडर का मैं नहीं समझता कोई नेता है जो किसी लोकसभा चुनाव को इतनी बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। पूरा परिवार, पूरा संगठन और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले आज से नहीं, लगभग 2 महीने से पूरे लोग फील्ड में लगे हुए हैं और चप्पे चप्पे पर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर भी है, पकड़ भी है। चेतन जी, सवाल ये है कि अगर इतने आपके लोग फील्ड में लगे हुए हैं तो बोध सिंह भगत जैसे बड़े नेता को आपको निष्कासित करना पड़ रहा है, पार्टी से निलंबित करना पड़ रहा है, ये क्या है? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है फिर? जहां लालच आ जाए, जहां पर परिवार की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर आदमी अपने आप को मान ले। हमने पहले भी बहुत बड़े पार्टी के नेताओं को जितना अहम आ गया था तो बाहर दिखाने का काम पार्टी ने पहले भी किया है और आज भी अगर आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के स्टैंड लेने में कहीं कोई चूक नहीं करेगी। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है उनको समझ लेना चाहिए कि ये लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में न तो किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त होगी, न अनुशासनहीनता बर्दाश्त होगी। 2 फैसले हैं, फैसला आप कर लीजिए, आचरण के साथ पार्टी में रहना है या अधर्मी के साथ बाहर जाना है, तो उनके ऊपर है, जैसा वो चाहेंगे वैसा पार्टी फैसला लेगी। बिल्कुल। यहाँ अगर मैं पटेल साहब आपसे जानना चाहूँ कि ये जो बीजेपी की अंदरूनी बगावत है और अब वो जो खुलकर सामने आ गई है, अगर प्रमुख सीटों की हम बात करें, खासतौर पर अभी हम विंध्य और महाकौशल की ही अगर सीटें लें, तो जो विरोध सामने निकल कर आ रहा है, क्या बीजेपी समय रहते उसको कंट्रोल कर पाएगी? नहीं, चेतन की बात, इस बात से मैं सहमत हूँ कि लोकसभा चुनावों में ज़्यादातर विद्रोह ऐसा नहीं करता, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। लेकिन यदि बड़े पैमाने पर विद्रोह होता है और यदि एक एक पॉकेट में एक नेता अलग हो जाता है, फिर वो निश्चित रूप से असर डालेगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र में भले एक आदमी न डाल पाए, मान लीजिए किसी का किसी इलाके में असर है, किसी का किसी इलाके में असर है, तो वो निश्चित असर डालता है। और चेतन जी भी इस बात से सहमत होंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा कुछ विद्रोह के कारण भी सरकार बनाने से वंचित रह गई, जिनके कारण कांग्रेस जीत गई और कई जगह भाजपा एक उम्मीदवार हार गए विद्रोहियों के कारण, क्योंकि 6 या 7 सीट का कुल अंतर था, तो कोई बड़ा अंतर नहीं था वो। लेकिन ये स्वीकार करना, और फिर भाजपा उससे और जो नीचे आई 165 से, वो भी आपसी फूट और विद्रोह के कारण आई और आत्ममुग्धता के कारण कि वो ये मान के चलते हैं कि मतदाता के सामने कोई विकल्प नहीं, केवल हमको वोट देगा। और इस स्थिति में मतलब
जो विद्रोह देखने हमारे यहाँ, हालांकि खजुराहो में विद्रोह संभल गया है। खजुराहो में आज सारे नेता जो विद्रोही लोग करते थे नॉमिनेशन के समय वो मौजूद थे। लेकिन अब जैसे ज्ञान सिंह को पटा लिया, ज्ञान सिंह ने लेकिन कहा मैं काम नहीं करूँगा, खड़ा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। और बाकी जगह अभी भाजपा में विद्रोह नहीं संभल पा रहा है कई जगह पर, वो नुकसान दे। और कांग्रेस में भाजपा की तुलना में कम विद्रोह है। कांग्रेस में यदि 5 सीट पर है तो भाजपा में कम से कम 10-12 सीट पर विद्रोह की स्थिति, और अलग अलग लोग हैं। मान लीजिए 8 विधानसभा सेगमेंट है और यदि 16 लोग खिलाफ हो गए तो वो निश्चित रूप से असर डालेंगे। हाँ, एक होता तो नहीं डालता कोई व्यक्ति। गुप्ता जी, चूंकि आप तीसरी शक्ति के रूप में हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ये जो नौटंकी देखकर सपाक्ष, देखिए चरित्र जो आता है वो ऊपर से नीचे आता है। और पिछला जो अहंकार था विधानसभा चुनाव के पहले, उस अहंकार के कारण जो लोग सत्ता से बाहर हुए, उसका कुछ ना कुछ असर तो लोकसभा चुनावों पर है। और ठीक है, मानते हैं कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी अनुशासित और संख्यात्मक दृष्टि से बड़ी पार्टी है और वो अनुशासनात्मक निर्णय लेती है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात रखने का मादा भी रखना चाहिए और अपनी बात को मनवाने का हर कार्यकर्ता प्रयास करता है। और कम से कम जिन्होंने पिछले 5 सालों में सत्ता में रहे हैं, किन कारणों से टिकट काटा, ये कम से कम उसकी जनता को, अब भोपाल का ही उदाहरण लें, मैं नहीं समझता कि आलोक संजर जी का टिकट पार्टी ने क्यों काटा, जबकि वो भी ऐसा मान के चलते हैं कि वो भी इस सीट को जीत सकते थे, दिग्विजय सिंह जी को हरा सकते थे। लेकिन पता नहीं ये बड़े बड़े जो दल हैं वो अपनी, पर आपको नहीं लगता कि संजर जी की तुलना में आरएसएस समर्थित प्रज्ञा ठाकुर ज्यादा इफेक्टिव? आरएसएस की जहां तक बात करें, आरएसएस जब कभी मुद्दों की, संविधान और नीति की बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब हमारा ऐसा संगठन है जो सिर्फ हमें दिशा निर्देश नहीं देता, बल्कि हमारे उनको जो उनका जो बौद्धिक चिंतन है वो बढ़ाता है, और वो कहीं राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है। तो अब अगर आरएसएस के कहने से टिकट दिए गए हैं तो भाई इसको तो इस देश की ये विसंगति है कि राजनीतिक दल के रूप में राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद है। जो व्यक्ति, चाहे वो पिछली सरकार ने कुशासन किया हो, गलत उन पे आरोप लगाए हों, कैसे अधिकारी थे जिन्होंने उन पर मकोका लगाया, 9 साल जेल में बंद किया, और अब उन अधिकारियों ने इस सरकार में आके अदालत में आरोपी प्रमाणित नहीं हुए और सारे वो बरी हो गए, तो क्या राजनीतिक व्यक्ति नहीं है क्या? हम इस समाज में क्या करना चाहते हैं भाई? संविधान में हमारा, हम एक जाति, एक झंडा, एक नागरिकता, हमारा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कम से कम राजनीतिक व्यक्ति को आप लाइए। आप एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन कराते हैं, फिर उसे टिकट देते हैं, मैं नहीं समझता, सपाक्ष इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। और ये एक तरीके से वर्ग विभाजन की नीति है, और अगर ऐसा ही है तो राजनीतिक दलों को राजनीति छोड़ देना चाहिए, फिर मठाधीशों को, बड़े बड़े मठों को, मंदिरों को, इनको ही प्रशासक बना देना चाहिए, वो ही राज करें। अगर जैसे साध्वी निरंजन ज्योति वहां उत्तर प्रदेश से मंत्री नहीं है, उनका क्या परफॉर्मेंस है आप देख लें, वहां अब क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की। तो ठीक है, उनका बौद्धिक वर्ग है, धार्मिक दृष्टि से वो चेतना ला सकती हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक में ही काम करना चाहिए। अब हम सिर्फ क्या, दिग्विजय सिंह के समय मकोका लगाता, उन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात की थी, और इस आधार पर हम ऐसे व्यक्ति को आप लाए हैं जो वर्ग विभाजन की बात होगी, समाज में विघटन होगा, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। मैं नहीं समझता। पहली बार तो नहीं हुआ, बसपा ने भी जाति के नाम तो, पर किया है, ये कांग्रेस ने भी तो किया सब सत्ता पाना चाहते हैं ना साहब, सत्ता का लाभ कैसे लें, जाति में बांटे, धर्म में बांटे, लिंग भेद में बांटे, इसी के आधार पर तो एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन क्यों किया? उत्तर प्रदेश में उन्हें चुनाव जीता, उन्होंने कहा एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन कर दिया, 302 में तो बेल हो जाती है, एट्रोसिटी एक्ट में सीधी जेल हो जाती है। तो ये सब, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किस तरह हम अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, इसके लिए काम करना चाहते हैं। देश हित में मैं नहीं समझता, देश हित की बात जरूर होती है, लोकसभा चुनाव में चूंकि देश के मुद्दे रहेंगे, व्यक्ति गौण रहता, पार्टी प्रमुख रहती है, लेकिन जो वर्तमान माहौल है, मैं नहीं समझता। आपको नहीं लगता कि आरएसएस जिस तरीके से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लाई है, वो ये दिखाना चाहती है कि एक महिला को जो राजनीति की ही पृष्ठभूमि से आई है, यानी एबीवीपी, हाँ, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्रों का राजनीतिक संगठन कह सकते हैं आप, उससे आई हैं, और उनको अगर मालेगांव मस्जिद बम विस्फोट कांड में आरोपी बनाया गया या फंसाया गया, तो संघ उस चीज को क्यों नहीं जनता के सामने नहीं? तो अभी तक क्या कर रहे थे भाई? उन्हें रिहा हुए, अदालत में बरी किए हुए इतना समय हो चुका, वो अगर राजनीति में, कल ही उन्हें क्यों राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई भाई? वो उसके 1 साल पहले से कार्य करते। चलिए बताइए चेतन जी, कल ही क्यों इनको सदस्यता दिलाई गई, पहले क्यों नहीं दिलाई गई?
ऐसा है, संत समाज ही इस देश का पथ प्रदर्शक है। तो संतों को लेकर के गुप्ता जी का जिस तरह अपना संताप है, मुझे लगता है इन्हें हिंदू धर्म में इनकी भी आस्था है नहीं। ये भी दिग्विजय सिंह जी के रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छी बात है, देश में सबको स्वतंत्रता कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, जब भारतीय जनता पार्टी में वो आई हैं उससे पहले बाल्यकाल से उन्होंने राजनीति की। क्षेत्र अलग हो सकता है, उन्होंने स्कूल के जीवन में राजनीति की, उन्होंने कॉलेज के जीवन में एबीवीपी के रूप में पूर्णकालिक रह करके राजनीति की है। परिस्थितियां ही कई चीज़ों का निर्माण करती हैं, और जिस प्रकार से हिंदुत्व को, जिस तरह से भगवा को इन लोगों ने आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की, वो भगवा सबको संरक्षण देता है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप अपनी बारी पे बोलिए, है ना, बोले। और जो आप अपनी पार्टी लेकर के बैठे हैं, ये स्वर्ण समाज पार्टी, ये सपास क्या है, ये भी सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है जी। इस देश में समरसता के भाव से ही पार्टियां काम करेंगी, और समरसता के भाव से ही समाज में लोग जाएंगे, तभी लोग स्टैंड कर पाएंगे। जहाँ तक इस हिंदुस्तान की जो आत्मा है, समरसता कहाँ आ रही है चेतन जी? यहाँ तो एक वर्ग जो है ये इस दावेदारी से ही बिल्कुल जनाके में आ गया है। प्रकाश जी, ये अपने आदमी के सोचने का नजरिया हो सकता है। हिंदू संतों में और हिंदू ग्रंथ में कहीं किसी को भी ऐसा तो है नहीं कि उसको बाहरी कर दिया हमने, या हमने उसको देश से बाहर निकालने का कोई कर दिया है। हिंदू जैसा धर्म, सभी को आत्मसात करने वाला धर्म, हमने कभी किसी का विखंडन नहीं किया, किसी को हमने इस देश में आतंकवादी घोषित नहीं किया है। आज आप देश के पटल पर उठा करके देख लिए कि सर्वाधिक आतंकवाद कहाँ है, सर्वाधिक आतंकवादी कहाँ से चल करके आते हैं, ये हमको बताने की बात नहीं। लेकिन आप जब भोपाल की बात करेंगे, भोपाल में आज जो मुकाबला है तो किस प्रवृत्ति के लोगों के साथ है, महिलाओं के बारे में उनके क्या विचार हैं, महिला टंचमाल है, ये सोच है। और मैं तो कहता हूं कि आप सरकार में होते हुए किसी महिला पर कितना आघात कर सकते हो, किस प्रकार का टार्चर आप कर सकते हो। और ये नहीं है कि संत के वेश में शैतान नहीं छिपे हैं, संत के वेश में भी स्वामी अग्निवेश शैतान के रूप में काम करते हैं। और अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा हो तो सच कहता हूं, अगर गुप्ता जी आपसे भी मेरा निवेदन है, एक बार उस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और ये समझिएगा कि ये पॉलिटिकल नहीं, ये किसी पे गुजरा हुआ कल है। तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह के अत्याचार इस हिंदुस्तान की धरती पर सरकार के संरक्षण में हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पटेल साहब आपसे एक प्रश्न किया है क्या, मुझे हिंदू में आस्था नहीं है, ये मेरा प्रश्न है। भाई हिंदुओं में आस्था थी, शिवराज सिंह जी ने वो कंप्यूटर बाबा को मंत्री बनाया और वो ही उनका भक्षक बन गया। तो ये एक विचारणीय मुद्दा हो सकता है कि राजनीतिक व्यक्ति पहचानने में गलती कर दी। नहीं, पहचानने में गलती नहीं की। दूसरा, जहां तक किसी पर हिंदू शब्द थोपना, हिंदू व्यक्ति को बताना थोड़ी है कि मैं धार्मिक हूं या मुझे कहीं मैं चंदन लगाऊंगा तभी मैं धार्मिक कहलाऊंगा। मैं अपनी विचारधारा से, मानस से, हमारा अगर गीता का मर्मज्ञ, अगर हमने गीता पढ़ी है तो हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। वहां तो कर्म के हिसाब से सारी चीजें नियत है इस हिंदू माइथोलॉजी में। तो लेकिन अब सिर्फ हम कैसे सत्ता को अपने पक्ष में कर सकें, इसके लिए इस तरह की ये तो सपाक्ष भी मानेगी ना कि इस देश में यही तो चल रहा है ना। तो वही इसी का तो विरोध है साहब, जातिगत राजनीति बंद होना चाहिए। सुनिए तो सही, भीड़ तंत्र चल रहा है और भीड़ तंत्र में ये हो रहा है कि साहब ये फलानी जाति को, ये फलाने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप समान रूप से उनका भी विरोध करिए कि साहब इन्होंने भी गलत किया है, इन्होंने भी गलत किया है। देखिए यही सारी चीजें तो इसी का तो लेके हमने कभी नहीं कहा कि हम सत्ता में आना चाहते हैं ना हम सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अपनी विचारधारा को, जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके सामने अपनी विचारधारा को लेके गए हैं, और उस विचारधारा का प्रभाव उन 3 राज्यों के चुनाव पर पड़ा था। और हम ये नहीं कह रहे कि हम लोकसभा में कोई हम बहुत बड़ा झंडा गाड़ देंगे, लेकिन जो वस्तु स्थिति है भाई, जो कोई भी दल हो, चाहे वो बीएसपी हो, अतिवादिता के आधार पर यदि कोई दल काम करेगा तो इस देश का सर्वांगीण विकास, समानुपातिक रूप से विकास नहीं हो सकेगा। तो ये विविधताओं से भरा, विभिन्न जातियों से भरा हुआ देश है। पर सवाल ये, आपने कहाँ विरोध किया? आपने बसपा का कहीं विरोध किया कि हम मुरैना में यहाँ टिकट भी बदल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है? मैंने कहा ना, राजनीतिक दल के रूप में धन बल भी चाहिए, बाहुबल भी चाहिए, और हम तो अभी शैशव काल में हैं। हमने तो कोई ऐसी स्थिति बनी ही नहीं है। और हमारे साथ तो ये भी कहते हैं साहब ये तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है। चलिए, अच्छी बात है। खैर, यहाँ पटेल साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इमोशनल फिल्म जो है बीजेपी ने लॉन्च की है,
ये वाकई सुपरहिट होगी या फिर कांग्रेस की रणनीति के आगे फ्लॉप होगी? नहीं तिवारी जी, अभी सुपरहिट होगी ये नहीं कहा जा सकता, या फ्लॉप होगी भी नहीं कह सकते। अभी कुछ दिन टेम्पो आप बनने दीजिएगा, क्या बनता है। और केवल चैतन्य जी का ये कह देना कि जो उनके साथ है वही संत है, वही साधु है, बाकी दूसरे संत साधु नहीं है। कंप्यूटर बाबा तो आपके निकाले हुए संत थे। अच्छा, और ऐसे आदमी को केवल आप जिसको हिंदू कहेंगे वो हिंदू होगा, बाकी नहीं होगा, ये भी ज़्यादातर लोग नहीं मानेंगे इस बात को। केवल हिंदू हम जिसको सर्टिफिकेट देंगे वो होगा, दूसरा नहीं होगा। हम जिसको कहेंगे वो अच्छा साधु है, दूसरा साधु नहीं है। फिर आप शंकराचार्य जी के बारे में क्या कहेंगे? जगत गुरु शंकर आप कहेंगे वो तो सरकारी संत, कांग्रेसी संत है। मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस क्या सोचती है। ये खाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विरोध करके ही उनकी राजनीति चलती है, या इस मुद्दे को और उन्हें डाइल्यूट कर देना चाहिए था तो ये इशू ही नहीं बनता? नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी उन पर कोई हमला नहीं हुआ है, ना होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। कांग्रेस में जो हमले हुए हैं उनके वजह से, बाकी जो हमले हुए हैं उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि जब इन पर मकोपा या वो लगाया गया उसमें दिग्विजय सिंह कहीं सरकार में नहीं थे, MP भी नहीं थे उस समय। बिल्कुल सही। हाँ, और जब भी वो हुआ, उसके अलावा जो भगवा आतंकवाद शब्द है वो दिग्विजय सिंह का दिया हुआ नहीं है। दिग्विजय सिंह ने हमेशा संघीय आतंकवाद कहा है, और संघ के कई कार्यालयों में कहते हैं कि हमने बम बनाते हुए लोगों को पकड़ा, कुछ घटनाएं हुई मध्य प्रदेश में, दूसरी जगह भी। उस संदर्भ में वो संघीय आतंकवाद कहते हैं, और वो सिमी के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, उस संघ के खिलाफ भी कार्रवाई की दिग्विजय सिंह ने। ऐसा नहीं केवल एक पक्षी कार्रवाई की है। और दूसरा सवाल ये है इसमें कि दिग्विजय सिंह का उनको टार्चर करने से कोई सीधा संबंध नहीं है, और ना ही वो उसमें थे। ये है कि वो जो आतंकवादी भगवा आतंकवाद शब्द है वो सिंह साहब का दिया हुआ जो होम सेक्रेटरी थे, उसके बाद वो चिदम्बरम साहब ने दे दिया, उसके बाद फिर वो शब्द सिंधे साहब ने कह दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह हमेशा संघीय आतंकवाद कहते हैं, भगवा आतंकवाद नहीं कहा है उन्होंने। बिल्कुल। और यहाँ चेतन जी आपसे बात कि अगर मान लीजिए दिग्विजय सिंह जी जैसा नेता जिसने नर्मदा परिक्रमा की हो पैदल, इतना सब कुछ, मतलब हिंदू धर्म में जो है वो सब कुछ मानते हैं उसको, पर बार बार आप उनकी अब परीक्षा ले रहे हैं और वो 1 साल से कुछ बदल चुके हैं, तो आप बदलने नहीं देना चाहते हो, बागी बनाना चाहते हैं क्या? प्रकाश जी, हम कोई किसी का टेस्ट करने का प्रमाण पत्र तो लेते हैं ना देते हैं, ये स्वतः ही समाज जागता है, ये देश भी जागृत है। आज 1 साल में आपको ऐसा क्या हुआ कि पूरी जिंदगी आपने जिस विचारधारा का विरोध किया, जिस हिंदुत्व का विरोध किया, जिस संघ का विरोध किया, आज आपके स्वर बदले बदले तो नजर आ रहे हैं। यही तो है समय, अच्छे अच्छे लोगों को सबक सिखा देता है। आज जब दिग्विजय सिंह जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं तब भगवान राम के वजूद को स्वीकार कर रहे हैं ना। आप उनके कई बार के बयान उठा करके पढ़िए ना, ये पाकिस्तानी समर्थक लोग हैं, ये तालिबानी समर्थक लोग हैं, और मुंबई आतंकवाद को लेकर भी उन्होंने कहा है तथा कथित आतंकवादी, मतलब आज भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और ये कौन भूल सकता है कि बटाला हाउस कांड को लेकर के दिग्विजय सिंह जी के क्या बयान थे, और उस आतंकवादी के घर बिरयानी खाने गए थे आंसू बहाने, और इन्होंने ही कहा था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी इस घटना से इतनी आहत है कि वो 2-3 रात सो नहीं पाई हैं। तो ये देश को बताने की जरूरत नहीं है, हम सर्टिफिकेट कहाँ बांट रहे प्रकाश जी, ये उनका आचरण है, ये उनके कुकर्म है जो आज उनको पश्चाताप करना पड़ रहा है। मुझे बताइए आप, ऐसी क्या आवश्यकता थी रामनवमी के दिन जाकर के आपको राम मंदिर जाकर के कि मेरी इच्छा ये भूमि में राम मंदिर के लिए दान दे दूं? अरे भाई, अभी तक तो आप भगवान राम के वजूद को मानते नहीं थे, आप यहाँ भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हो। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 24 वकीलों की पैनल है। पर दिग्विजय सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा राम के अस्तित्व को लेकर, उन्होंने हमेशा ये कहा मैं बीजेपी के लोगों से ज़्यादा बड़ा हिंदू हूँ। और ऐसा ही नहीं है, उनके अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो आपके तो नेता कम जाते होंगे, वो तो हमेशा ही मंदिर जाते रहे हैं, और चाहे महाराष्ट्र के मंदिर हों, और जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा डोंगरगढ़ तक वो देवी जी की पूजा करने जाते थे। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो मैं बिना एविडेंस के आपको कोई बात नहीं कह रहा हूँ। आज से 2 साल पहले बहन प्रज्ञा जी का ही दिया हुआ वो इंटरव्यू है सुदर्शन चैनल के पास, आज भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने स्वामी अग्निवेश के माध्यम से कहलवाया था कि वे संघ का सीधा सीधा नाम ले दें, सरकारी गवाह बन जाएं, भगवा पे सारा आरोपित कर दें,
मैं सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम से बात करके उनको बाहर निकलवा दूंगा। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। किसने देखा था 2 साल पहले की परिस्थिति क्या थी, आज की परिस्थिति क्या है? तो मुझे लगता है कि आप कितना भी पाप कर लो, अगर आपने किया है तो अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जो लोग मां नर्मदा की परिक्रमा करने की आज बात करते हैं प्रकाश जी, या नहीं, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए आप ये सब चीज़ें बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप ही की पार्टी में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बिल्कुल हाथों हाथ लिया जा रहा हो। जो लोग यहाँ से दावेदार थे भोपाल सीट से, वो सब के सब जिसको कहें निस्तेज हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं। और ऐसे में आप कैसे चुनाव जीतेंगे जब आपका जो बड़ा नेता है, कार्यकर्ता है, वो खुद ही सो रहा है अब तो? देखिए प्रकाश जी, देश का चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता हो, नेता हो, कोई भी हो, अगर इस समर में भी वो भीतरघात की बात सोचता है, इस समर में भी वो सोता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। बेहतर होगा वो जो कर रहा है उसी काम में लगा रहे। हो सकता है कई लोगों के अरमान रहते हैं, विधानसभा चुनाव में भी कई लोगों के अरमान थे, टिकट तो किसी एक को मिलना था। और हम सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं कि साध्वी के लिए काम करने का अवसर हम सबको मिला है। और साध्वी तो हमारी बहन है, और बहन के लिए अगर लोगों को प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा है तो यो तपोभूमि है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोगों का सम्मान स्वतः नाम लेते ही आ जाता है, सारे राष्ट्र का सम्मान होता है। तो इसको तो हमको ये मानना चाहिए कि आज अवसर है, हमारी बहन हमारे घर आई है भरपूर दहेज के साथ, और इतना दहेज देंगे इस मध्य प्रदेश की राजधानी में कि शायद किसी को इतना दहेज अभी तक नहीं मिला होगा। ताकि जब लोकसभा, जिसको हम कहते हैं ना लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में जाएं तो कम से कम यह अंकित होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा दहेज के साथ अगर किसी ने इस लोकसभा के पवित्र मंदिर में भेजा है तो राजा भोज की नगरी भोपाल वासियों ने भेजा है। यहाँ पर गुप्ता जी आपसे सवाल कि चूँकि इस समय बीजेपी जो है हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, और उससे कहीं ना कहीं सपाक्स की एक जो विचारधारा है वो थोड़ी सी दब जाती है, और न केवल दब जाती है बल्कि एक निस्तेज हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि इस समय आप इस सीट पर तो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहे? वो आपकी बात में जो विचारधारा का मामला है वो तो जब हम वोट में परिवर्तित होंगे उस समय पता करेंगे। क्योंकि जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी के जो आरोप जो बात है, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी कभी अतिवादिता में जिस तरीके से एक दूसरे वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करते रहे, वो भी इस देश की राजनीति के लिए घातक है। हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ हम समरसता से रहें, ये हमारे राजनीतिज्ञों का चरित्र होना चाहिए। और जहाँ तक हिंदुओं के हिसाब से बात करना है, हिंदुत्व की बात करना है, तो उनके पीछे तो स्वरूपानंद जी कितने दिन से आए हुए भोपाल में पड़े हुए हैं। शंकराचार्य, दो पीठों के शंकराचार्य जो दिग्विजय सिंह जी का जिनके गुरु हैं, और वो यहाँ निरंतर सभाएं ले रहे हैं, मतलब उसके आधार पर। तो अब ये तो वोट में कौन सा असली हिंदू वोट किसको देगा, ये तो जब 23 मई को परिणाम मिलेंगे तब पता चलेगा। मैंने कहा ना, सपाक्स का तो ये है कि कभी भी वो वर्ग संघर्ष की बात ही नहीं करना चाहता, और ये वर्ग संघर्ष पैदा किया गया है तो ये अच्छा काम नहीं है। देश के विकास के लिए यूनानिमसली हमको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं पटेल साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर साध्वी ठाकुर की अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो हैं वो उनके लिए सारे के सारे कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता एकजुट होकर जुटेंगे, वो भी तब जबकि वो खुद यहाँ की लोकसभा सीट से आकांक्षी रहे हैं टिकट हासिल करने के लिए? नहीं, दिखाने के लिए सब जुटेंगे, लेकिन अंदर से कितना कर रहे हैं ये नतीजे में पता चलेगा। ऐसा नहीं कोई विरोध सामने करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि संघ है। लेकिन जहाँ तक के इस बात का सवाल है, आपने जैसे अभी चेतन जी ने सवाल उठाया दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा यात्रा, तो सवाल है कि नर्मदा परिक्रमा यात्रा हवाई जहाज से या हवाई सर्वे करने से ज़्यादा धार्मिक होती है या पैदल चलने से? केवल प्रहलाद पटेल को छोड़ के किसी भाजपा नेता ने पैदल परिक्रमा नहीं की आज तक, या दिग्विजय सिंह ने की है। बाकी और लोग करते रहे हैं, लेकिन नहीं, शिवराज जी ने भी की है। नहीं, पैदल नहीं किया, नहीं, हेलीकॉप्टर बीच बीच में पैदल की, फिर नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, बस उससे ज़्यादा नहीं किया उन्होंने। तो सरकारी संसाधनों का कार्यक्रम था जी। अच्छा, और दूसरा दिग्विजय सिंह जी 24 कोसी परिक्रमा पैदल करते हैं हर साल। मंदिरों में भी वो उन पहाड़ियों पर देवी के मंदिर में पैदल जाते हैं।
तो धर्म अपनी आस्था का विषय और प्रदर्शन अपनी आस्था का विषय है, इसलिए धर्म कोई अधर्मी है कोई धर्मी है, इसको छोड़ के मुद्दों पे बात हो ज़्यादा अच्छा है, तो चुनाव थोड़ा ठीक रहेगा। पर आपको लगता है कि अब भोपाल का चुनाव मुद्दों पर रह गया है? नहीं, दिग्विजय सिंह पूरी कोशिश करेंगे मुद्दों पे ही रहे, वो नहीं जाने देंगे उसको उधर, और इसलिए वो इस प्रकार की चीज़ें नहीं बोलेंगे जिससे ये लगे कि वो चुनाव। पर आप देख रहे हैं कि एक गुट ने आज ही हाई कोर्ट मुंबई में एक याचिका लगा दी है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अयोग्य घोषित किया जाए, उन पर मालेगांव मस्जिद बम विस्फोट का मामला चल रहा है, तो उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा और ज़्यादा गर्मा जाएगा इससे? तो नहीं, क्योंकि वो जमानत पर उनको सजा नहीं हुई है तो चुनाव तो लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता इस आधार पर। वो फार्म भरेंगे, हाँ, क्योंकि 2 साल से अधिक यदि सजा हो गई होती है और सजा स्टे ना, जैसे हार्दिक पटेल का है, वो इसलिए नहीं लड़ पाए कि उनकी सजा माफ नहीं हुई है, स्टे नहीं हुई है। इनको अभी सजा नहीं हुई है और इनको बरी हो गई है, और एक मामले में विचाराधीन है, तो विचाराधीन आदमी चुनाव लड़ सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कांग्रेस के कुछ लोग जानबूझ के, जैसे आज बिलाल अहमद ने लगा दी है आपके मुंबई हाई कोर्ट में, तो ये इससे तो बीजेपी को और लाभ मिलेगा? नहीं, ये बिलाल अहमद ने लगाई है, वो शायद उसके विक्टिम है, क्या है, किस हैसियत से लगाई है, या कांग्रेस नेता के रूप में लगाई? नहीं, विक्टिम है, विक्टिम के रूप में लगाई है, उनके परिवार में किसी के साथ कुछ हुआ होगा इसलिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले में अदालत में जाने वाली है, ऐसा भी कुछ नहीं आया है सामने, और यदि जाना होगा तो यहाँ के उसमें हमारे ये कोई आधार नहीं है चुनाव लड़ने से रोकने का। बिल्कुल। क्या सोचते हैं चेतन जी आप, ये जो न्यायालय के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं कुछ लोग, ये प्रायोजित हैं या कांग्रेस ये करा रही है, क्या है स्थिति? देखिए प्रकाश जी, जो भी लोग इस तरह के षड्यंत्र में सम्मिलित हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारा फ्रेम एडवर्टाइज कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के हमेशा सम्मानित ब्रांड एम्बेसडर घोषित नेता रहे हैं। वो गुजरे जमाने के बहुत अच्छे लीडर हैं, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी 10 साल कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर है ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन वो गुजरा हुआ जमाना है। आज के वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो सकते हैं। लेकिन प्रकाश जी, मैं एक विषय पे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन गुप्ता जी ने विषय निकाला है तो मैं आपसे हल्की से इशारा करूंगा। आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि 2 शंकराचार्यों को मिल करके इस राजधानी में बैठ करके अनेक साधु संतों को, ट्रस्टों को, और जो सामाजिक कार्यों में लगे हैं, हिंदू कार्यों में लगे हैं, ऐसा सवाल आपसे भी पूछ सकते हैं, आपको क्या नहीं, जरूरत है? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा सवाल, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ ये नहीं होता है। अगर आप नहीं, आप पूछ लेना मेरे आपने कैबिनेट मंत्री का पहले मेरा तो जवाब तो ले लो, पहले मेरा जवाब तो ले लीजिए पूरा सर, जवाब आने दीजिए। क्या नोट फॉर वोट इस तरह के किस्से ठीक है? मेरा आरोप आपने सुना नहीं, जवाब आप सब पहले दे रहे। अरे इतना उतावलापन पटेल साहब ठीक नहीं होता, प्रश्न तो सुन लो मेरा। ये हो रहा है और आप कहोगे नहीं हो रहा, तो मेरे पास सप्रमाण लोग मौजूद हैं जिनको मैं इस स्टूडियो में ला करके आपके सामने बिठा सकता हूं। आयोग में जाना चाहिए ना आपको, आप मतलब अगर इसको गलत कर रहे हैं, फिर अगर आपके पास प्रमाण है। जी, हम तो इस विषय को लेना नहीं चाह रहे थे, चूंकि आपने लिया तो मैंने प्रसंगवश इस पे थोड़ा सा फोकस डाला है। बाकी तो प्रमाण नहीं, तो अभी राजधानी की जनता सब जानती है, जनता ही जनार्दन है। हम तो जनता में लोकतंत्र के भगवान को देखते हो, भगवान में हमारी बहुत आस्था, पूरी आस्था बहुत है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास प्रमाण है और प्रमाण को लेकर आप नहीं जानते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा प्रतीक नहीं। अंतिम सवाल यहाँ पर गुप्ता जी आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी भी सभी सीटों पर नहीं लड़ रही है, जी। और कुछ लोग इससे संतुष्ट हो गए कि भाई मोदी सरकार ने आरक्षण की शुरुआत कर दी, सभी लोगों के लिए रहे, तो आपका जो विरोध था विधानसभा में वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया इस बार। ये सच है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो आरक्षण के लिए जो प्रोविजन किए गए उसमें 8 लाख रुपए की जो आय सीमा रखी है, उससे कोई अच्छा, कुछ उपबंधों से आप नाराज? हमारा एक ही मुद्दा है कि आप तो सभी वर्गों में आर्थिक आधार पर आरक्षण करिए। चलिए, यहाँ पटेल साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी में गुटबाजी भी चल रही है, इसके बाद भी संघ पीछे से बैकअप दे रहा है, और बैकअप नहीं दे रहा है, मॉनिटरिंग भी कर रहा है इस बार, तो ये आपको लगता है कि विधानसभा से ये चुनाव थोड़ा सा अलग दिखेगा? नहीं, संघ हमेशा सक्रिय रहता है चुनाव में और नजर रखता है भाजपा पर, टिकट वितरण में भी, और विधानसभा चुनाव में भी ऐसा नहीं संघ ने काम नहीं किया, संघ हमेशा काम करता है और संघ नजर रखता है। लेकिन उसके बाद भी भाजपा अब वो पार्टी नहीं रही जो पुरानी पार्टी थी, कैडर बेस। अब भाजपा में बाहर के लोग ज़्यादा आ गए हैं, और दूसरी पार्टी के लोग, यदि सांसदों को भी देखें तो 100 से ज़्यादा सांसद ऐसे थे भाजपा के जो संघ की या जनसंघ भाजपा की पृष्ठभूमि के नहीं थे, दूसरी पार्टी से आए थे, वो अपनी अपनी पार्टियों में चले गए, उनको टिकट काट दी। तो
तो इस प्रकार की चीज़ें भी सामने देखने आ रही हैं। लेकिन सारे संघ के लोग उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि भाजपा में केवल संघ के नियंत्रित लोग रहे हों, ऐसे लोग भी जो संघ की विचारधारा है खुलेआम विरोध करते रहे, वो भी आजकल भाजपा में हैं। बिल्कुल। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं बात करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी हर सीट को इस बार करो या मरो की रणनीति पर देख रही है। और ये बात आश्चर्यजनक है कि कई जगह इतने सब होने के बाद भी बीजेपी में विद्रोह हो रहा है, और इसे क्यों नहीं संभाला जा रहा है, ये भी अपने आप में लाख टके का प्रश्न है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सब खबर।